नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ है एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। सबसे पहली और प्रमुख खबर मणिपुर से, जहां मणिपुर में एनआरसी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए समय नजर आ रही है। हालांकि एनआरसी को लेकर ये वही कांग्रेस है जो लगातार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन फिलहाल अब अगर हम बात करें तो मणिपुर के मामले को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी इस समय एक साथ होते हुए नजर आ रहे, दोनों की सहमति बनती हुई नजर आ रही है कि जल्द से जल्द एनआरसी होनी चाहिए मणिपुर में। आखिर इसके क्या मायने हैं, क्या एनआरसी है और इसको लेकर क्यों लगातार विरोध हो रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी में स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। जी हां, मिड डे मील रसोइये भी खुश हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई सारी योजनाओं की सौगात मिड डे मील के जो रसोइये हैं उनको दी गई है। आखिर क्या कुछ है ये सौगात, वो आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर, तीसरी प्रमुख खबर, जहां भारत का शेर और दुश्मन होगा ढेर। जी हां, भारत को एक नई राइफल मिलने जा रही है। अब ये राइफल आखिर क्या है और कैसे दुश्मन को ढेर करेगी, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ करते हैं, जहां आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जहां राज्य स्तरीय रसोई सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश की 11 रसोइयों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए करीब 1500 रसोइयों ने हिस्सा लिया था। सरकार ने इस योजना के तहत और भी कई सारी सुविधाएं रसोइयों को दी हैं। क्या है वो तमाम सुविधाएं, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मिड डे मील रसोइयों का सम्मान। तो जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सम्मान दिया गया है रसोइयों को, जहां लखनऊ में भव्य रसोई सम्मान समारोह आयोजित किया गया और 11 रसोइयों को इस दौरान सम्मानित किया गया। ये वो 11 रसोइये हैं जो मिड डे मील बनाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को पोषक तत्व वाला भोजन उन तक पहुंचाते हैं। 1500 रसोइये इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके साथ ही रसोइयों का जो मानदेय है वो भी बढ़ाकर इस समय 3000 कर दिया यानी। और इसके साथ ही जो रसोइये हैं उनको कैशलेस सुविधा होगी, कैशलेस इलाज की सुविधा भी अब मुहैया कराई जाएगी। रसोइयों को स्वच्छता सुरक्षा किट भी दी गई है। और परिवारों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा इसके जरिए कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आई। प्रदेश भर में सम्मान समारोह आयोजित हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए लखनऊ में नजर आए हैं। तो लखनऊ में ये भव्य रसोइया सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और 11 रसोइयों को इस दौरान सम्मानित किया गया। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 1500 से ज्यादा रसोइये इस कार्यक्रम में शामिल हुए और रसोइयों का जो मानदेय है वो भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही उनको स्वास्थ्य सुविधा भी दी गई है। जी हाँ, कैशलेस इलाज की सौगात इन सभी रसोइयों को दी गई है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, इसको लेकर एक बार आपको सुनाते हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। पर
जो मिड डे मील के जो रसोइये हैं उनको सम्मान भी और कई सारी सुविधाओं का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सम्मान समारोह ये आयोजित हुआ, जिसमें लखनऊ में ये भव्य सम्मान समारोह हुआ रसोइयों के लिए, जिसमें 11 रसोइयों को सम्मानित किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मिड डे मील के जो रसोइये हैं उनको सम्मानित किया। इस पूरे कार्यक्रम में 1500 के करीब जो रसोइये हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आए, क्योंकि छोटे बच्चों की दुनिया में अगर हम देखें तो जो रसोइये उनकी काफी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिड डे मील वो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं जिसमें पोषक तत्व होते हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। किस तरीके से कायाकल्प हुआ है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि यूपी के स्कूलों में बड़ा बदलाव हाल ही में नजर आया। इस दौरान अगर यूपी के स्कूलों की कायाकल्प किस तरीके से हुआ है उसमें अगर हम देखें तो जो ऑपरेशन कायाकल्प है उससे सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो काफी हद तक बदल गई है। स्कूलों को नया और बेहतर रूप दिया गया है सरकार की तरफ से, और साथ ही स्कूल में जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या वहां पर ना हो। जो इनके स्कूल की जो बिल्डिंग्स है, जो भवन है वो मजबूत हो, बेहतर शिक्षा की नींव ताकि रखी जा सके बच्चों के लिए और उनका मजबूत भविष्य हो। लाखों सरकारी स्कूलों का ये कायाकल्प हुआ है और इसके लिए पूरा एक अभियान चलाया गया यूपी के अंदर। और इसके साथ ही स्कूलों में जो आधुनिक पुस्तकालय हैं वो भी बनाए गए हैं। हजारों स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस अभी की जा रही हैं। सरकारी स्कूलों की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में लाखों शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। स्कूलों में डेस्क बेंच की सुविधा भी बढ़ाई गई है। तो एक समय में ऐसा होता था कि दरी पर बच्चे बैठते थे, लेकिन अब आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और स्कूल जो सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश का उनका पूरा कायाकल्प हो रहा है। फिर चाहे वो बिल्डिंग के मामले में हो, चाहे जो टॉयलेट्स की बात करें तो उसका बात हो, या फिर बैठने की व्यवस्था की बात हो, या खाने पीने की बात हो, हर चीज में उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। मानदेय बढ़ाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए, जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2000 किया, आज उसको बढ़ा करके 3000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। विकास, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं उनका पूरा कायाकल्प हो रहा है, फिर चाहे बच्चों के खाने पीने की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, या फिर जिस तरीके से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात हो, हर चीज में बदलाव देखने को मिल रहा है। विकास जी बिल्कुल, ऑपरेशन कायाकल्प के जो 19 बिंदु हैं उनके अनुसार पूरे विद्यालय का कायाकल्प किया जा रहा है। चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे वो भवन के निर्माण की बात हो, रंग रोगन की बात हो, टाइलीकरण की बात हो, शौचालय की बात हो, शुद्ध पेयजल की बात हो, या रसोई की बात हो, हर जगह बेहतर वातावरण देने का प्रयास किया गया है जमीन पर। और इसके साथ साथ बेहतर वातावरण के साथ साथ शिक्षा का जो माहौल है वो और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्मार्ट क्लासेज हैं, साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, ऐसे कि जो बच्चे वहां पर आए हैं वो उनको एहसास ना हो, कभी छोटे बच्चे होते हैं मन में कि हम अच्छे स्कूल नहीं जा पाए, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए, वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, वहां ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसी भी बच्चे के मन में ना आ पाए, इसलिए उससे बेहतर उन्हें कराने का प्रयास किया गया है। और कुछ एक स्कूल तो इतने बेहतर है जहां पर उनके जो टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन लोगों का भी सो मोटिव लिया उन लोगों ने और इतने बेहतर बनाया कि उन गांवों में लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को भेजने लगे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो आज रसोइयों का सम्मान हुआ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जब बच्चे आते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उनका पोषण भी अच्छा रहे, इसके लिए रसोइये मिड डे मील खाना परोसते हैं। तो लगन से ये काम करें अपना। उनको कई सौगातें भी आज दी गई हैं, उनका भत्ता बढ़ाया गया है, उनको 500 रुपये साड़ी के लिए अतिरिक्त दिया गया है। तो तमाम सारी चीजें की गई हैं। साथ साथ उनको 5 लाख रुपए
के इलाज के लिए कार्ड दिया गया है आयुष्मान कार्ड की तरीके, जिससे उसको 5 लाख कैशलेस इलाज करा सकते हैं पूरे वर्ष भर में। तो ये एक बड़ी शुरुआत है। इसके साथ साथ टीचरों को भी इससे पहले दिया गया था, अनुदेशकों को दिया गया था ये स्वास्थ्य का लाभ। तो स्वास्थ्य सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बेहतर भविष्य कैसे बने बच्चों का, ये जरूरी हो। और इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए, मिशन निपुण के जरिए तमाम सारी चीजें की गई हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में, सुदूर गांव में 1 लाख से ज्यादा विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब आप स्मार्ट टीवी पर जब बच्चा पढ़ता है तो उस पर ज्ञान का अपार भंडार होता है उसके पास। कोई भी ऐसा कोई दूसरी माध्यम नहीं है जो उससे बेहतर हो। निश्चित रूप से स्मार्ट क्लास पढ़ने में उसको हर चीज जो वो चाहता है एक तरीके से मिलती है। विजुअल, ऑडियो विजुअल के रूप में भी वो पढ़ रहा है। वो गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत की जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही जब हर विद्यालय जब रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य है। विकसित भारत की बागडोर इनके हाथों में है, इनके कंधों पर रहेगी और इनको उच्च शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि समय समय पर हर जो काम किए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, उनकी समीक्षा बहुत जरूरी है। और अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह हर एक चीज को जाकर वहां पर जमीन पर परखें, देखें कहीं कोई व्यक्ति कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई जिसकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं पूर्ण रूप से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार करते रहे। जहां शिकायत है वहां कार्रवाई की जाए, व्यवस्था बेहतर बनाई जाए, अच्छी बनाई जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है मणिपुर से, जहां आगामी जनगणना से पहले ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने और साथ ही अवैध प्रवासियों की पहचान करने की मांग पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक राजनीतिक सहमति की ओर इस समय बढ़ रही है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने राज्य की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और नागरिक समाज संगठनों के उस रुख का खुला समर्थन कर दिया है जिसमें जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट कराने की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी देश में एनआरसी की बात पर लगातार विरोध करती थी और सीधे हिंदू मुस्लिम राजनीति का आरोप लगाती थी, वो मणिपुर में आखिर जनगणना से पहले घुसपैठ और अन्य मुद्दे आखिर क्यों उठा रही है? आखिर वहां संगठन और कांग्रेस की क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे आपको। उससे पहले आपको बताते हैं मणिपुर में एनआरसी पर साथ कांग्रेस बीजेपी। तो एनआरसी पर कांग्रेस और बीजेपी इस समय अब एक साथ होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि अवैध प्रवासियों की पहचान करने पर सहमति इस समय बन रही है। जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट करने की मांग इस वक्त वहां पर जो संगठन है वो भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी कर रही है। और कांग्रेस ने एनआरसी की मांग का पूरी तरह से समर्थन कर दिया है कि जनगणना हो, लेकिन जनगणना से पहले एनआरसी को अपडेट करना जरूरी है। अवैध प्रवासियों की पहचान का मुद्दा भी उठाया गया इस दौरान और साथ ही ये कहा गया, कांग्रेस सांसद ने केंद्र से कार्रवाई की अपील की है कि इस जो जनगणना हो रही है उससे पहले एनआरसी अपडेट की जाए। इसके साथ ही सामाजिक जो संगठन है उन्होंने भी एनआरसी की मांग को उठाया हुआ है, जिसको लेकर विरोध भी लगातार हो रहा है कि जनगणना बाद में होगी, पहले एनआरसी, क्योंकि राहत शिविरों में रह रहे जो विस्थापित लोग हैं उनकी गिनती पर सवाल इस समय उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनकी गिनती कैसे और किसमें की जाएगी अगर जनगणना पहले होगी तो। लेकिन इसके साथ ही आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर मणिपुर से कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर ए विमोल का क्या कुछ कहना है। These armed groups who are loitering around and destructions and killing still going on, that must be stopped so that proper census can be conducted, and the unresolved issues of the earlier census must be look into it afresh with genuine and a process, judicious process. NRC and other foreigners tribunals must be instituted in order to delineate who is a citizen and who is not in the state of Manipur. तो सीधे तौर पर एनआरसी की ये मांग इस समय की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो महिलाओं की तरफ से मशाल रैली भी निकाली गई है। दरअसल मणिपुर के इम्फाल में ये मशाल रैली महिलाओं की तरफ से निकाली गई, जिसकी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे तौर पर इस रैली के जरिए एक ही मांग की गई कि एनआरसी अपडेट की जाए। जनगणना बाद में होगी, लेकिन उससे पहले एनआरसी अपडेट करने की मांग ये तमाम महिलाएं
करती हुई नजर आई हैं। महिलाओं ने साफ तौर पर मांग की है कि एनआरसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसके बाद में जनगणना भी हो और अवैध प्रवासियों की जल्द से जल्द पहचान की जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मशाल रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और सिर्फ एक ही मांग की कि एनआरसी जल्द से जल्द की जाए, उसके बाद में जनगणना की जाए। लेकिन आखिर एनआरसी जिसकी लगातार बात की जा रही है, आखिर वो एनआरसी है क्या, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एनआरसी, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारत के वैध नागरिकों का आधिकारिक रिकॉर्ड इसमें होता है और भारतीय नागरिकों के उनका नाम और साथ ही उनका पूरा विवरण इस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। अब एनआरसी की मांग लगातार की जा रही है। आखिर एनआरसी की मांग क्यों जरूरी है, क्यों एनआरसी की मांग हो रही है, क्यों कांग्रेस इसकी मांग कर रही है, जो वहां के संगठन है वो इसकी मांग कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि एनआरसी के जरिए उन लोगों की पहचान करना है जो 1951 के बाद किसी दूसरे देश से भारत में आए, यानी कि पड़ोसी देशों से आकर मणिपुर में ये लोग बस गए हैं। खासतौर पर उनकी पहचान करना एनआरसी का उद्देश्य है। इसके साथ ही विदेशी नागरिक और जो भारतीय नागरिक, उनकी पहचान करना कि कौन से विदेशी नागरिक हैं और कौन से भारतीय नागरिक हैं, और जिन लोगों के पास में कोई दस्तावेज नहीं है, उन लोगों पर यानी कि घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मूल निवासी जो है उनकी सुरक्षा हो पाए, उनकी सुरक्षा पर फोकस हो। तो सीधे तौर पर एनआरसी की मांग इस समय मणिपुर में काफी तेजी के साथ हो रही है और सीधे तौर जो वहां के संगठन है वो तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक दल भी इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनगणना बाद में हो, लेकिन उससे पहले एनआरसी होना बेहद जरूरी है। इसी पर हमारे सहयोगी मणिपुर के इम्फाल से जुड़ रहे हैं नंदो सिंह, सीधा उनका रुख करते हैं। नंदो सिंह, सीधे तौर पर एनआरसी की मांग को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार एनआरसी की मांग करती रही है और कांग्रेस इसका विरोध करती रही है, लेकिन अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो मणिपुर के अंदर कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है कि जनगणना से पहले एनआरसी होनी चाहिए मणिपुर के अंदर। ये कनिका जी, ये ऐसा है कि दिस इज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम बोथ ऑपोजिशन or the ruling party has come together for a cause, that is the National Register of Citizens. ये होना चाहिए, ऐसे मांग किया जाए। This is for a very long time the people of Manipur has been demanding, and the state BJP also, they are also supporting, and both the Congress is also supporting the issue, and the Manipur Legislative Assembly ये एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास किया है अगस्त 5, 2022 को, अर्जिंग द यूनियन मिनिस्ट्री टू सेट अप अ पॉपुलेशन कमीशन एंड इम्प्लीमेंट एनआरसी इन द स्टेट, एंड द असेंबली हैज रीअफर्म्ड दिस रेजोल्यूशन इन 2024 मार्च 1 में उसको रीअफर्म किया है। तो ऐसे माना जाता है कि बोथ रूलिंग एंड कांग्रेस दे आर कमिंग टुगेदर ऑन वन कोर्स, एंड बोथ द पार्टीज ऑफ द सेम व्यू दैट द सेंट्रल मिनिस्टर्स they will do something, and they are both the parties are on the positive side. They are on the positive side that something will come up. बट क्या कहना चाहता हूं मैं, इधर में ऐसा सेंट्रल मिनिस्टर्स वगैरह मिलने से और रैली चलने से हम कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो मांग है इसके लिए हम प्रिपरेशंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू होमवर्क है, ऐसा है, होमवर्क करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट निकालना पड़ेगा। अभी अपडेशन ऑफ एनआरसी क्यों चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ यही मांगे कि एनआरसी का अपडेट होना जरूरी है, उसके बाद ही जनगणना होगी, यही सीधी सी मांग सभी संगठन करते हुए इस समय नजर आ रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नंदो सिंह तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे न्यूज पंच में, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान।
LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हुए हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। सीमा पर दहाड़ने वाले भारतीय शेरों के सैन्य हथियारों को लेकर भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जुटा हुआ है। 2019 में मेक इन इंडिया पहल के तहत AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया था और अब ऐसे में अमेठी से आई एक खबर ने भारत की रक्षा ताकत का लोहा मनवा दिया है। दरअसल मेक इन इंडिया के तहत देश में तैयार हुआ ये शेर भारतीय सेना की ताकत बन रहा है, जिसका नाम है AK-203। लेकिन इसकी असली नाम की अगर हम बात करें तो वो है, असली नाम क्या है, इसमें ऐसी क्या खास बात है और इसे बाकी हथियारों से अलग आखिर क्या बनाता है, सीमा पर इसका क्या असर और कितना बड़ा असर होगा, वो आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आ गई मेक इन इंडिया राइफल। तो सीमा पर भारत के शेर अब कहीं ना कहीं गरजते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया की ये राइफल आ चुकी है। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर अब इसे देखा जा रहा है। दरअसल अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 का सफल ट्रायल हुआ है। इस राइफल की अगर हम बात करें तो ये राइफल पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके सभी जो पुर्जे हैं वो भी स्वदेशी हैं। भारतीय सेना को अब ये नई ताकत मिलती हुई बहुत जल्द नजर आएगी। और AK-203 की अगर हम बात करें तो ये इंसास राइफल की जगह आगे आने वाले समय में लेगी। आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि भारत लगातार और मजबूत हो रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और अब इसमें एक और ये बड़ा कदम उठाया गया है। आखिर इस राइफल की, AK-203 राइफल की आखिर क्या खासियत है और कैसे दुश्मन इससे कांपेंगे, वो आपको बता दें। दरअसल 7.62x39 mm की लेटेस्ट असॉल्ट राइफल है, जो कि आधुनिक है, मॉड्यूलर रेल्स है इसमें, और हर मिनट की अगर हम बात करें यानी कि 60 सेकंड में 700 राउंड फायरिंग रेट है इसका। 800 मीटर तक की फायरिंग रेंज है इसकी और ज्यादा सटीक निशान लगाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अब ये राइफल जो है वो इंसास की जगह लेगी, और क्योंकि इंसास से बहुत ज्यादा आधुनिक और ये प्रभावी भी है, तो सीधे तौर पर भारत इस समय लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर होता हुआ भी नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, AK-203 जो कि अमेठी में बनी है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और भारत की जो हमारी भारतीय सेना है उसको और मजबूती देती हुई नजर आएगी। विकास जी बिल्कुल, पूरी तरीके से अब यह स्वदेशी राइफल हो गई है। इसमें एक एक जो पुर्जे लगे हैं वह सारे भारतीय हैं, अपने ही देश में तैयार किए गए हैं और उसके बाद इसको तैयार किया गया है। यह भारतीय शेर अब सीमाओं पर गरजेगा और दुश्मन का शिकार करेगा। इससे पहले भी इसकी एक खेप दी गई थी सेना को, और ये सबसे बड़ी बात है, रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर होने का भारत का लक्ष्य था उसकी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये भारतीय सेना के हाथों में होगा। इसके साथ साथ जब इसकी खेप बढ़ेगी तो अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं उनको भी ये सप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ जो भारत और रसिया के मित्र देश हैं, अगर उनके यहां से डिमांड आती है तो ये वहां भी सप्लाई की जाएगी। यानी भारत अब अपने लिए दुनिया की सबसे अत्याधुनिक राइफल बनाएगा तो बनाएगा ही, साथ साथ इससे जो रक्षा क्षेत्र में भारत में एक नई उन्नति आएगी, क्योंकि जब ये एक्सपोर्ट की जाएंगी उन देशों में तो उससे बहुत बड़ा भारत का नाम होगा। और सबसे बड़ी बात है इस राइफल की जो खासियत है, जो आपने बताया कि 1 मिनट में 700 राउंड तक फायर कर सकती है। तो लगातार इसका लंबे समय से ट्रायल चल रहा है और अब ये जाकर पूरी तरीके से स्वदेशी हो गया है। यानी हमारा शेर है तो अब ये शेर गरजेगा तो दुश्मन के कलेजे कांपेंगे। एकदम बहुत ही अत्याधुनिक राइफल है, बड़ी स्मूथली चलती है। एक लंबे ट्रायल किया गया है इसका, और इसके साथ ही इसके सारे जो कलपुर्जे हैं वो स्वदेशी हैं। और साथ साथ देश की सीमा की बात करें तो सबसे पहले देश की सीमा पे इसकी सप्लाई की जाएगी। तकरीबन 6 लाख की डिमांड है भारतीय सेना की, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और आगे चलकर इसकी जो उत्पादन क्षमता है
उसको बढ़ाने की बात कही गई है। यानी 100 सेकंड में एक राइफल तैयार हो, इस तरीके से इसके उत्पादन को गति देने के लिए भी काम किया जा रहा है। यानी ये देश की में सीमाओं की रक्षा भी करेगा, देश के आंतरिक क्षेत्र में भी रक्षा करेगा। जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं या और जो जिन जगहों से डिमांड आएगी इसको लेने की, और साथ साथ ये विदेश में आयात भी किया जाएगा। अगर कोई देश, भारत और रसिया के जो मित्र देश हैं, उनको वहां पर डिमांड आती है तो ये सप्लाई किया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वर्तमान समय में ये दुनिया की जो सबसे अब तक अत्याधुनिक राइफलें बनी है उन सब में ये शेर आता है। शेर है भारत की रक्षा करने के लिए। अब जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए विकास और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।